नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के अंदर राजनीति विज्ञान की नेक्स्ट क्लास रहेगी। आज बचा हुआ पार्ट है राजनीति विज्ञान का, जिसके अंदर राजस्थान, इंडिया और अब विश्व राजनीति की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके अंदर क्लास 29 के अंदर बाकी के 28 क्लासें हैं वो आपको सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट राजनीति विज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर मिल जाएगी। आज की जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है वो है हमारी भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत एवं यूएनओ के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी मित्रों। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठकें हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य जो सदस्य है जैसे सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद है, सचिवालय है, न्यास परिषद है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट के अंदर। 3 पार्टों के अंदर ये क्लास पूरी होने वाली, बहुत बड़ी क्लास है। पहले हम जो पढ़ेंगे ना मित्रों, वो हम पढ़ेंगे कि भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत इसका प्रारंभिक सदस्य कैसे बना, फिर आगे हम कैसे इसके साथ जुड़ते गए, नक्सलवाद, रंगभेद या उपनिवेशवाद है, इनकी जो नीतियां हैं उनका विरोध भारत ने किया है। इसी के साथ जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो शांति स्थापना के लिए जो जो कदम उठाए गए उनमें भारत ने क्या सहयोग है उसका किया है। इनके बारे में आज की क्लास हमारी रहेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई टेंशन ना ले, संपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और जीके पेपर के संपूर्ण नोट्स जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान साथ है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके आज ही आप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों रही बात किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको लेनी है, अगर कोई दिक्कत है उसका समाधान चाहिए तो मित्रों आप सभी साथी इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और यहां से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए मित्रों, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। मित्रों चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए ध्यान से इसको देखते जाइए। मित्रों क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका है उसको रोकने के उद्देश्य से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पूरे देशों में क्या रहे, शांति रहे, और इसी उद्देश्य के साथ किसकी स्थापना हुई थी मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो की गई थी। दोस्तों अब आगे देखिए, यहां पर भारत की मूल नीति युद्ध विरोधी व शांति प्रियता की होने के कारण वह इस संस्थान का प्रारंभिक सदस्य बना। भारत की मुख्य नीति है कि युद्ध ना हो, विश्व में शांति बनी रहे, सभी को सुरक्षा मिले, समझे आप। और यही नीति किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। तो भारत इसका प्रारंभिक सदस्य बना और आज भी इसके अनेक संस्थानों व समितियों का क्या है, भारत सक्रिय सदस्य है। दोस्तों चलिए मित्रों, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रारंभिक सदस्य, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रारंभिक सदस्य। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। भारत संयुक्त राष्ट्र के जो 51 प्रारंभिक सदस्य है उनमें से एक है। दोस्तों सन 1945 में यद्यपि भारत स्वतंत्र भारत, जो भारत है वो स्वतंत्र भारत नहीं था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक मित्र राष्ट्र होने के कारण उसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। दोस्तों इस तथ्य के बावजूद कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ने भारत के प्रस्ताव को अधिक नहीं माना, क्योंकि भारत उस समय किसका, भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था, इस वजह से फिर भी भारत ने घोषणा पत्र के अंतिम रूप को पूरी तरह क्या किया, समर्थन किया। ऐसा करने के कुछ कारण थे। क्या कारण थे मित्रों, देखिए पहला कारण यह रहा, पहला कारण था कि घोषणा पत्र का लक्ष्य विश्व शांति को आगे बढ़ाना था तथा एक दूसरे युद्ध की व्यापक विभीषिका को रोकने के अतिरिक्त शांति के लिए लंबे समय में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करना था। दूसरा कारण क्या था जो समर्थन भारत में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का किया, दूसरा था कि जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने संकेत किया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इसलिए संबंध किया है क्योंकि यह राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक व्यापक व अच्छा है। अगर हम एक राष्ट्र संघ बनाएं उससे अच्छा है कि एक पूरे विश्व का जो संघ है उसके साथ रहें, जो भी हमारी नीतियों के साथ चल रहा है। इस वजह से दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र का संवैधानिक सुधारावार रूप ही नहीं था, अपितु इसका राज्यों की एक बहुत बड़ी संख्या का समर्थन भी प्राप्त था। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो घोषणा पत्र था वो ये नहीं है कि जो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले जो राष्ट्र संघ चलता था उसका जो प्रतिज्ञा पत्र था, उसका जो घोषणा पत्र था वो ही था, वो नहीं था, उसका सुधारा हुआ रूप था। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको बहुत सारे राज्यों यानी देशों का क्या था, समर्थन भी प्राप्त था। दोस्तों, जिसमें हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने राष्ट्र संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जो पहले राष्ट्र संघ था ना उसमें इनकार कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को इसका समर्थन था। इटली तथा जापान, जिन्होंने उसका बहिष्कार किया था शामिल होने से, किसका राष्ट्र संघ का बहिष्कार किया था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या थे, शामिल थे। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण यह था कि भारत ने जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है उसका समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की लगभग सर्वोन्मुख प्रकृति ने संस्थान को भारत के अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक उचित मंच बना दिया, जिसकी भारतीय भूमिका के सही मूल्यांकन के लिए सही समझ आवश्यक है। दोस्तों, कहने का मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र है उसकी जो प्रकृति थी, जो संयुक्त राष्ट्र संस्थान है उसकी प्रकृति, उसके घोषणा पत्र की जो प्रकृति थी, उसने भारत को अपने अभिव्यक्ति का एक स्तर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत भी अपने बात है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख सकता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक में ही भारत ने स्पष्ट कर दिया कि विश्व संस्था में वह एक नई शक्ति एवं एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक के अंदर। दोस्तों, आगे चलिए। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण हृदय व कार्यों से पूर्ण सहयोग एवं बिना संकोच समर्थन का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेगा, जिससे उसकी भौगोलिक स्थिति, आबादी और शांतिपूर्ण उन्नति में क्या मिल सके, सहयोग मिले। अगर संयुक्त राष्ट्र के जो घोषणा पत्र है या उसके निर्णय से भारत की भौगोलिक स्थिति है, आबादी है या शांतिपूर्ण जो नीति है उसमें क्या उन्नति हो रही है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलता रहेगा। दोस्तों, अब देखिए आगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य एवं सिद्धांत भारतीय विदेश नीति उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांत है वो भारतीय जो विदेश नीति है इसके जो सिद्धांत और उद्देश्य हैं उनसे कैसे मिलते जुलते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों तथा भारतीय विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्धारित उद्देश्यों व सिद्धांतों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, मतलब समान है। पहले हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य, फिर हम देख लेंगे भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य जो मिलते हैं उनसे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्टि करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। मतलब क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उद्देश्य हैं वो क्या है, समान है, लगभग समान है, इनमें विरोधाभास नहीं है। दोस्तों, अब आगे देखिए मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में भारत की क्या भूमिका रही। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों में अपना स्थान बनाकर भारत ने क्या निभाई, सक्रिय भूमिका निभाई। भारत 1950, 51, 65, 66, 72, 73, 1984, 85, 91, 92 वर्षों में सुरक्षा परिषद का सदस्य निर्वाचित हो चुका है। कौन? भारत।
संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण अंग आर्थिक सामाजिक परिषद में 2005-6 में भारत को 8वीं बार सदस्य चुना गया है। पहली सुरक्षा परिषद है जिसमें भारत सदस्य बना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। दूसरी जो महत्वपूर्ण संस्था है आर्थिक सामाजिक परिषद, उसमें 8वीं बार सदस्य बन चुका 2005-6 में दोस्तों भारत। आगे देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अधिशासी परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक औषध द्रव्य के लिए पुनर्निर्वाचित हुआ है, यानी 2 बार निर्वाचित सदस्य बन चुका है। न्यास परिषद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपनाकर पराधीन देशों की स्वाधीनता पर क्या दिया बल। जिन देशों पर अन्य देशों ने क्या कर रखा था, अधिकार कर रखा था, उनके विरुद्ध भारत ने बात उठाई और कहा कि उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। उपनिवेशवाद विरोधी भारत ने रुख अपनाया। सन 1958 में पश्चिमी अफ्रीका में जो निरीक्षण मंडल भेजा गया, भारत उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उपनिवेशवाद के उन्मूलन की जब भारत ने मांग उठाई थी, तो अफ्रीका है, वहां पर एक निरीक्षण मंडल भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उस निरीक्षण मंडल का भारत क्या था, सदस्य था दोस्तों। भारत यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके सभी सम्मेलनों में भारत ने सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। जो भी इसके सम्मेलन हुए उसमें भारत क्या हुआ है, सम्मिलित हुआ है दोस्तों, यूनेस्को। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रमों को भारत ने बड़ी तन्मयता से लागू किया है। भारत में स्वास्थ्य, ग्रामीण गांवों की सफाई, परिवार एवं बाल कल्याण कार्यक्रम इसी की प्रेरणा से चल रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रेरणा से। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष का प्रादेशिक कार्यालय भारत में ही है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष का जो प्रादेशिक कार्यालय है वो कहां पर है, भारत के अंदर। मार्च 1968 में नई दिल्ली में द्वितीय अंकटाड सम्मेलन आयोजित किया गया। कब, मार्च 1968 के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का भारत क्या है, संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का स्थापना के समय इसकी पूंजी में भारत का 5वां सबसे बड़ा भाग था। जब विकास बैंक की स्थापना हुई, उसकी जो पूंजी थी स्थापना के समय, उसमें 5वां हिस्सा भारत का था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे चलिए, भारत और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सत्र के उपाध्यक्ष के रूप में और स्थायी विकास आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी भारत निर्वाचित किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की क्या भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीतियां हैं उनका जो उन्होंने क्रियान्वयन किया, उनके अंदर भारत की क्या भूमिका रही दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या है, विश्व शांति है, निशस्त्रीकरण है, साम्राज्यवाद है एवं उपनिवेशवाद की क्या समाप्ति। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद एक ही बात है, इनकी समाप्ति, जातिभेद तथा रंगभेद की नीति का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करना। यह सभी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उद्देश्यों और नीतियों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निर्वाह कर रहा है, क्योंकि ये नीतियां भारतीय विदेश नीति के आदर्शों व लक्ष्यों से क्या खा रही है, मेल खा रही है दोस्तों। देखिए, पंडित प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने 21 जनवरी 1991 को सुरक्षा परिषद की शिखर बैठक में लिया था भाग। इस बैठक का केंद्रीय विषय अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद का क्या था, दायित्व था। जो सुरक्षा परिषद की शिखर बैठक हुई थी 1991 में, उसमें प्रधानमंत्री उस समय थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भाग लिया। इस बैठक के अंत में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें शांति स्थापना तथा शांति बनाए रखने, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और नियंत्रण के संबंध में इसकी भूमिका का क्या मिलता है, उल्लेख था दोस्तों। बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने अनेक सार्वभौमिक मुद्दों तथा इन मुद्दों को सुलझाने में
संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भारत तथा गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों के नजरिए की प्रभावपूर्ण ढंग से क्या रखी, अपनी बात है जो वहां पर रखी दोस्तों। अब देखिए भारत की जो क्रियान्विति है उनमें क्या क्या भूमिकाएं हैं। पहली देखिए, भारत द्वारा उपनिवेशवाद की गई मांग। भारत द्वारा उपनिवेशवाद के उन्मूलन की मांग संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दोस्तों। परतंत्रता के युग में ही भारत ने एशिया एवं अफ्रीका के सभी राष्ट्रों को उपनिवेशवाद से मुक्त कराने का संकल्प किया था। 1947 तक तो भारत खुद क्या था, परतंत्र था, लेकिन उसी समय भारत ने परतंत्र था, लेकिन भारत ने यह ठान ली कि मैं भी स्वतंत्र होऊंगा और एशिया अफ्रीका में जो परतंत्र है उनको भी स्वतंत्र कराऊंगा दोस्तों। अतः स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से पराधीन राष्ट्रों को स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने के लिए स्पष्ट व शक्तिशाली मांग है वो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में की दोस्तों। भारत ने उपनिवेशवाद की भर्त्सना करते हुए उसे मानव गरिमा का अपमान तथा एशिया व अफ्रीका में पिछड़ेपन व गरीबी का बताया मुख्य कारण दोस्तों। किसको? उपनिवेशवाद को। आगे चलिए मित्रों, भारत ने यह कहा कि उपनिवेशवाद शांति व प्रगति के लिए बाधक संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का क्या है? उल्लंघन। जो उपनिवेशवाद है ना, भारत का कहना था ये कि जो उपनिवेशवाद है वो शांति और एक देश की प्रगति के लिए तो है बाधक, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र है उसका है क्या? उल्लंघन दोस्तों। भारत ने उपनिवेशों और उनकी जनता को स्वतंत्रता करने की मांग करते हुए अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा जिसे सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1961 में इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। भारत इस समिति का क्या था? सदस्य था दोस्तों, और उसने उसके कार्यों में सक्रिय भाग लिया। किसने? भारत ने दोस्तों। भारत ने इंडोनेशिया, मलाया, लीबिया, ट्यूनीसिया, साइप्रस, अल्जीरिया आदि देशों की स्वतंत्रता का क्या किया था? प्रबल समर्थन किया था दोस्तों। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा उपनिवेशवाद के विरुद्ध तथा सभी के लिए स्वतंत्रता के अभियान का ही परिणाम था कि 50 वर्षों में 60 से अधिक उपनिवेशों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई। 50 वर्षों का जो समय निकला आगे का, उसमें 60 से अधिक ऐसे देश थे जहां पर किसी और देश का क्या था? अधिकार था, उन देशों को स्वतंत्रताएं मिली दोस्तों। यह तो है भारत की उपनिवेशवाद की उन्मूलन की मांग। दूसरी मांग है भारत द्वारा नस्लवाद एवं रंगभेद नीति का विरोध, जो सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में होती थी उसका दोस्तों। जातिभेद एवं नस्लवाद की नीति का मानव गरिमा एवं विश्व शांति के लिए एक बड़ा अभिशाप है, जिसके विरुद्ध भारत निरंतर क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। विशेष रूप से रंगभेद की नीति के विरुद्ध जिसे दक्षिण अफ्रीका की अल्पमत गोरी सरकार अपना रही थी। दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी, अल्पमत थी, वो अपना रही थी। सन 1946 में महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के निवासियों के प्रति अपनाई जा रही जातिभेद नीति का प्रश्न उठाया था। 1946 में ही महासभा में जब प्रथम अधिवेशन हुआ महासभा का, वहीं पर भारत ने इस मांग को पुरजोर तरीके से क्या कर दिया? उठा दिया दोस्तों। अब देखिए आगे, महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके जातिभेद को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का विरोधी घोषित कर दिया। इस प्रस्ताव से दक्षिण अफ्रीका के उन लोगों में बल आशा व उत्साह का संचार हुआ जो जातिभेद के विरुद्ध संघर्ष में जुटे हुए थे। वहां पर संस्थाएं बनाकर कार्य कर रहे थे दोस्तों। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी प्रस्तावों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका सरकार से कूटनीति, आर्थिक व वाणिज्य संबंधों का क्या कर दिया? विच्छेद कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो प्रस्ताव है उसका पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए भारत ने क्या किया कि जो दक्षिण अफ्रीका है उससे चाहे कूटनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वाणिज्यिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी संबंध है वो विच्छेद कर लिए। सन 1946 में भारत ने प्रिटोरिया से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और उसके विरुद्ध आर्थिक अनुसूचियां को लागू कर दिया। किसके विरुद्ध? दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। आगे देखिए मित्रों, भारत के सद प्रयत्नों से ही 6 नवंबर 1962 को महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया
जिसमें सदस्य राज्यों से कूटनीतिक संबंधों के विच्छेद करने सहित विविध कदम उठाने के लिए प्रार्थना की गई। दक्षिण अफ्रीका के माल का बहिष्कार किया जाए, उसके माल, शस्त्रों व गोला बारूद सहित निर्यात न किया जाए। दोस्तों, ना वहाँ आयात ना वहाँ निर्यात। दक्षिण अफ्रीका की तरफ भारत ने 1962 में इस सभी राष्ट्रों को कर लिया कि आप दक्षिण अफ्रीका से सब तरह से रिश्ते तोड़ो। अब देखिए, 4 नवंबर 1977 को सुरक्षा परिषद ने दक्षिण अफ्रीका की शस्त्रों व संबंध चीजों की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले जिस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया, उसे भारत के अनुरोध पर ही लीबिया ने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया था। दोस्तों, आगे देखिए मित्रों, जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रदेशाधीन क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप व्यवस्था को सौंपना अस्वीकार कर दिया, तब भारत ने दक्षिण अफ्रीका से इस कार्य की कानूनी वैधता है उसको क्या दे दी, चुनौती दी थी। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत को जागृत करने के लिए 1986 में राष्ट्रमंडल खेलों का भी भारत ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों ने रंगभेद की नीति के विरुद्ध विश्व जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोस्तों, भारत रंगभेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति का क्या है, संरक्षक है। रंगभेद के विरुद्ध जो संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष समिति है उसका भारत संरक्षक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारी बहुमत से पारित रंगभेद संबंधी संकल्पों की रूपरेखा बनाने में क्या निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, यह थी भारत द्वारा नस्लवाद रंगभेद नीति का विरोध। इसके आगे हम चलते हैं तो आती है भारत द्वारा निशस्त्रीकरण के प्रयासों का समर्थन। निशस्त्रीकरण के जो प्रयास है उनमें भारत का समर्थन। दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य निशस्त्रीकरण रहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रयास पर में सदैव अपना सक्रिय योगदान दिया है। दोस्तों, भारत की दृढ़ आस्था है कि निशस्त्रीकरण द्वारा जो धन शेष बचता है उसका उपयोग विकास एवं प्रगति में किया जाए। अब देखिए, इसके अंदर अपनी नीति के अनुकूल भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों में ही करने के लिए करते संकल्प है। यथार्थ में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक उपयोगों के लिए परमाणु शक्ति जुटाने का सुझाव श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया कि अगर कोई परमाणु आपके पास शक्ति है तो उसका प्रयोग आप किसमें कीजिए, शांतिपूर्ण कार्यों में कीजिए, ऊर्जा उत्पादन में कीजिए, यह ना हो किसी को हानि पहुंचाने में आप उनका उपयोग करें। दोस्तों, भारत के डॉक्टर जे.एच. बाबा को परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों पर आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सन 1963 ईस्वी में जब परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध की संधि हुई तो उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला कौन था, भारत था। यानी जो परीक्षण हो रहे थे परमाणु परीक्षण, उस पर आंशिक प्रतिबंध की एक संधि होती है 1963 में, भारत ने उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। आगे देखिए, सन 1958 में महासभा के 13वां अधिवेशन में भारत ने 2 प्रस्तावों पर बल दिया। प्रथम प्रस्ताव था समझौता होने की अवधि तक आणविक आयुधों की परीक्षा तुरंत बंद कर दी जाए, और दूसरा था आकस्मिक आक्रमण बंद करने की संभावना के प्रश्न पर विचार किया जाए। दोस्तों, इन पर क्या दिया, 13वां जो 1958 में महासभा 13वां अधिवेशन हुआ उसमें इन 2 प्रस्ताव पर भारत ने बल दिया। दोस्तों, महासभा ने निशस्त्रीकरण के संबंध में समझौता होने तक भारत का आणविक विस्फोट बंद करने का सुझाव भारी बहुमत से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसका सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन आदि ने बहुत समय तक पालन भी किया। उसका क्या बाद में सभी देशों ने पालन किया इस संघ। आगे देखिए, जून 1968 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित परमाणु अप्रसार संधि CTBT पर भारत ने कतिपय कारणों से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। परमाणु अप्रसार संधि। दोस्तों, अब देखिए, भारत ने मांग की कि उक्त संधि में कतिपय सुधार किए जाने चाहिए। क्या सुधार? ताकि जो राष्ट्र परमाणु अस्त्र संपन्न है
वे अब परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे तथा जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है या जिनमें परमाणु अस्त्रों के निर्माण की क्षमता नहीं है, उन्हें परमाणु संपन्न देशों से किसी प्रकार का व्यय नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राष्ट्रों ने उस समय तक क्या किया था, 1968 तक, कि परमाणु संपन्न हो गए थे, उन्होंने परमाणु जो अस्त्र है उनका निर्माण कर लिया था उस समय। तो भारत ने उस नीति में रखा कि जो परमाणु अप्रसार संधि थी, सीटीबीटी संधि, उसमें भारत ने यह मांग कर दी कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करते। कारण यह था कि जो राष्ट्र संपन्न है वो आप आज रोक लगा रहे, तो हमारे पास है नहीं परमाणु हथियार, तो कल को जो संपन्न है वो हमें क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। इसलिए कोई भी खतरा अगर आप इस संधि में यह शर्त रखते हैं कि जो संपन्न राष्ट्र है उससे हम जैसे जो नहीं बना पा रहे हैं या जिनके पास है नहीं या जिनके पास कम है, उनको कोई हथियार, उन अस्त्रों से कोई घाटा ना हो, कोई हानि ना हो दोस्तों। साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न बड़े राष्ट्र ये घोषणा करें कि वे इस तरह के अस्त्रों का संग्रह न करके विश्व को शांति में रहने देंगे। आगे वे इस तरह के अस्त्र है उनका संग्रह नहीं करेंगे, इसलिए भारत ने वहां पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 45वें सत्र में भारत ने निशस्त्रीकरण से संबंध 2 संकल्प रखे। पहला देखिए, पहले संकल्प का नाम था वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका प्रभाव। दूसरा संकल्प है, उसका नाम था नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध से संबंध अभिसमय है, जिनमें नाभिकीय युद्ध से पृथ्वी पर जीवन संबंधी खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए ऐसे युद्धों को रोकने से तात्कालिक कार्य की ओर ध्यान दिला जाए। ये 45वीं महासभा जो 45वां सम्मेलन होता है उसके अंदर ये 2 संकल्प है भारत ने रखे। अब देखिए, 1991 के दौरान भारत 3 मुख्य बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण मंचों पर अग्रणी भूमिका में निभाता रहा दोस्तों। वे मुख्य बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति, इसके अलावा जेनेवा में 9 से 27 सितंबर 1991 तक आयोजित तृतीय जेवी के अस्त्र समीक्षा सम्मेलन में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। जनवरी 1993 में रासायनिक अस्त्र अभिसमय हस्ताक्षर के समय खुल गया। भारत 131 अन्य देशों के साथ अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देशों में से एक बन गया दोस्तों। अब देखिए, सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत के अनुसार व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी को सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी है कि इसे विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण से जोड़ा जाए दोस्तों। इसलिए भारत ने वापस उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। 1998 के दौरान भारत ने निशस्त्रीकरण 1998 के दौरान भारत ने क्या किया, निशस्त्रीकरण सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों, 1998 के अंदर दोस्तों। अब देखिए, अन्य विकासशील देशों के साथ साथ भारत ने नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर वार्ता आरंभ करने पर बल दिया, जो सम्मेलन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्या रहा, विषय रहा दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट चीज थी आपके दोस्तों। अब हम देखते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में भारत का क्या योगदान रहा दोस्तों। जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है उनमें भारत का योगदान। भारत का विश्वास है कि विश्व के अधिकांश लोगों की आवश्यकताएं, बीमारी एवं निरक्षरता आदि समाप्त कर दी जाए तो देशों में फैली आपसी द्वेष व शांति की भावना है जो सरलता से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक परिषद तथा अन्य सहायक संस्थाओं के माध्यम से भारत अर्धविकसित राष्ट्रों के विकास की समस्याओं पर आर्थिक व सामाजिक परिषद का क्या करना चाहते थे, ध्यान आकर्षित करता रहा दोस्तों। भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संस्थापकों में से एक, यानी संस्थापक सदस्य है, उनमें से भारत क्या है, एक है दोस्तों। इस परिषद के आधार पर ही थोड़े समय में अनेक विश्व संस्थाओं का गठन हुआ। इनमें खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन क्या है, मुख्य है दोस्तों। इनके अतिरिक्त अनेक विशेष एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट काल निधि, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अनेक एजेंसियां हैं दोस्तों। ये सभी संयुक्त राष्ट्र के विशाल कार्य क्षेत्र में आती है। भारत को कृषि अर्थतंत्र के निर्माण में खाद्य एवं कृषि संगठन से तकनीकी सहायता भी मिलती रही है दोस्तों। आगे देखिए,
यूनेस्को के संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने द्विपक्षीय यातायात में मुख्य रूप से हाथ बटाया, जो अंतर्राष्ट्रीय समझ व दो सरकारों के मध्य सहयोग के लिए एक नींव का कार्य करता है दोस्तों। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य के रूप में भारत आरंभ से ही संगठन के उद्देश्यों के विकास पर बल दे रहा, श्रम संगठन की ओर। इस संगठन की प्रशासनिक संस्था में भारत क्या है, स्थायी सदस्य है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से तकनीकी सहायता के आदान प्रदान पर दृढ़ आस्था रखता है और इस दृष्टिकोण से वह संयुक्त राष्ट्र की तकनीकी सहायता के विस्तृत कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भाग लेता रहता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48वें अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव कि आतंकवाद मानवाधिकार के रास्ते का एक रोड़ा है, सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत ने पेश किया और वर्ष 93-94 के दौरान भारतीय राजनयिक की महत्वपूर्ण उपलब्धि उसमें रही दोस्तों। आज की क्लास में भारत व संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भारत का योगदान, जिसके अंदर कोरिया समस्या का योगदान है, हिंद चीन समस्या का योगदान है, कुवैत समस्या का योगदान है, कंबोडिया का योगदान है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इनके बाद जो तीसरा भाग रहेगा उसके अंदर हम जो संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत, जो संस्थाएं हैं, जो सम्मेलन इनके हुए, जैसे सैन फ्रांसिस्को है, अटलांटिक चार्टर है, इन सम्मेलनों के बारे में, जो बाकी हमारी महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सामाजिक परिषद है, इनके बारे में तीसरी क्लास में अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दो आज का पाठ आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय। तब तक जय हिंद, जय भारत।